हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और हमने उसमें ब्लड को डिस्कस कर लिया था, ब्लड की सभी सेल्स को डिस्कस कर लिया था। अब आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब कभी भी तुम्हें चोट लग जाती है, किसी भी वजह से तुम्हारी ब्लड वेसल कैसी हो गई, रप्चर हो गई, और वहाँ से क्या निकलना शुरू हुआ, ब्लड निकलना शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर ये ब्लड निकलना बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जब ब्लड हमारी ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू होता है तो क्या बोलते हैं, हेमरेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेमरेज। लेकिन अगर ये कंटिन्यू ब्लड वेसल से ब्लड बाहर की तरफ रिलीज होता रहा तो क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर आपको इंजरी हुई है वहाँ पर एक ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि ब्लड का लॉस आपकी ब्लड वेसल से होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इधर ध्यान दो, सपोज़ ये है कोई नॉर्मल ब्लड वेसल। ठीक है, अब इसमें एक साइट पर क्या हुआ, इंजरी हो गई। क्या हुआ, इंजरी हो गई। तो क्या होगा, इस तरीके से ये ब्लड वेसल एक जगह पर ओपन हो जाएगी। अब देखो बेटा, ये ब्लड वेसल ओपन हो गई है और यहाँ पर जो ब्लड सेल्स होंगी, प्लाज्मा होगा, वो क्या होगा, यहाँ से बाहर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, हीमोरेज, हेमरेज। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ब्लड। तो बेटा यहाँ पर इस इंजरी को सील करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, सील करना ज़रूरी है। तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, या इनको रोमन नंबर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, और 8, 9, 10 और 13 तक। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स को मेजरली याद रखना है। ठीक है, याद तो तुम्हें सारे होने चाहिए, लेकिन फिर भी मेजर कौन कौन से हैं, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, और फिर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। समझ पा रहे हो। अगर मेजरली बात की जाए तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें सबसे पहले याद करने हैं और उसके बाद में इनको भी याद करना है। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर है वो इसी तरीके से होना चाहिए, जैसे कि जो फैक्टर 1 है वो हमेशा फिब्रिनोजेन ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पर नंबर डालना शुरू किया और जिस ऑर्डर में तुमने याद किया है उस ऑर्डर में लिखना शुरू किया, नहीं। फैक्टर फर्स्ट जो होगा यानी कि फैक्टर 1 वो फिब्रिनोजेन, सेकेंड हमेशा प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस तरीके से जैसे जैसे ये रोमन नंबर में ऑर्डर लिखा है वैसे वैसे ऑर्डर में ही इन्हें तुमको याद करना है। समझ पा रहे हो। तो जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं, क्या है, प्लेटलेट्स। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट से भी सिग्नल आता है और जिस टिश्यू में हमारे इंजरी हुई है वहाँ पर भी क्या होता है, सिग्नल आता है। सिग्नल कैसे आता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी हम आगे इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलीज़ हुआ क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू ने क्या किया, रिलीज़ किया क्लॉटिंग फैक्टर को, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यहाँ पर जो इंजरी हुई थी, ये बेटा जो इंजरी है, फाइनल क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजेन, यही कन्वर्ट होकर के बनाता है फिब्रिन। फिब्रिन, समझ पा रहे हो इतना।
और फिब्रिन में कौन सा वर्ड हमको दिखाई दे रहा है? फाइबर। फाइबर, और फाइबर का मतलब होता है धागे यानी कि रेशे। तो ये कुछ इस तरीके से जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। अब देखो बेटा, इधर ध्यान दो कि जब ये जो साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पर फिब्रिन इस तरीके से एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो अब यहाँ पर जो ब्लड की सेल्स हैं वो इसी जाल में ट्रैप हो जाएंगी और यहाँ से ब्लड का लॉस रुक जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कुछ अमाउंट में ब्लड सेल्स और फिब्रिन प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं? ब्लड क्लॉट बनाते हैं, और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंजरी को सील कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो? अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो, ये जो फाइबर्स हैं ये कुछ इस तरीके से ही तो होंगे और इस तरीके से अरेंज होंगे। तो यहाँ पर बेटा ध्यान दो कि ये यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, तो अगर ये ओपन रहे तो क्या ये सक्सेसफुल एक नेटवर्क बना पाएंगे आरबीसीज को ट्रैप करने के लिए? तो नहीं। यहाँ पर इनके जॉइंट्स पर इनको सील करने की ज़रूरत है जिससे कि ये सक्सेसफुली एक नेटवर्क बना पाएँ, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीलिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी कि फाइब्रिन प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो सीलिंग का काम है वो किसका है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर का। समझ पा रहे हो इतना? अब चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। तो बेटा कोगुलेशन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है, और ब्लड क्लॉटिंग क्या है? कोगुलेशन है। दोनों को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर बेटा ध्यान दो, इस तरीके से यहाँ पर होती है इंजरी। क्या होता है? इंजरी हुई, ये हुआ इंजरी। ठीक है, और जो इंजर्ड टिश्यू है, जो इंजर्ड टिश्यू है जहाँ पर ब्लड वेसल रप्चर हुई है, वो रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पर ए करके दिया हुआ है, तो ज़रा इसको लिखो, ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, इसने क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पर ध्यान दो, इंजर्ड टिश्यू ने भी रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ब्लड प्लेटलेट्स ने भी किया रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स के डिसइंटीग्रेट होने से आया, समझ पा रहे हो, उसको क्या बोल दिया? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो इधर से आएगा जहाँ पर ब्लड वेसल रप्चर हुई, उस टिश्यू ने जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया उसको बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो कि ये जो प्लेटलेट्स थी, इस तरीके से ही थी ना प्लेटलेट्स बेटा? ये क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल हैं। ये होंगी डिसइंटीग्रेट। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट होंगी, यानी कि इस तरीके से इनका डिसइंटीग्रेशन होगा और इनसे रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान दो, अब ये कैल्शियम आयंस की ज़रूरत और प्रोटीन्स, कैल्शियम आयन और प्रोटीन्स। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक जो बी पॉइंट है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर आएगा और बनाएगा थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? एक एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। ये जो सी पॉइंट है ये क्या है? थ्रोम्बिन, जबकि जो बी पॉइंट है ये थ्रोम्बोकाइनेज है। समझ पा रहे हो? और ये है प्रोथ्रोम्बिन। जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन
इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिससे कि अनयूजुअल क्लॉटिंग ट्रिगर ना हो जाए। समझ पा रहे हो इतना? तो ये एक इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन। इस पर थ्रोम्बोकाइनेस जब वर्क करेगा तो प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कैसा है? एक्टिव फॉर्म है। अब ये क्या करेगा? थ्रोम्बिन वर्क करेगा फिब्रिनोजेन पर। तो बेटा जो ये डी पॉइंट है ये है फिब्रिनोजेन। समझ पा रहे हो? और फिब्रिनोजेन क्या है? जो कन्वर्ट होके बनाएगा फिब्रिन्स। फिब्रिनोजेन देखो बेटा कन्वर्ट होकर के क्या बना रहा है? फिब्रिन। और फिब्रिन क्या है? अभी हमने पढ़ा कि ये है एक फाइबर लाइक प्रोटीन। इस तरीके से फाइबर्स होंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं अपने बोर्ड पर। यहाँ पर देखो इंजर्ड टिश्यू होगा, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इधर प्लेटलेट्स होंगी और ये भी रिलीज करेंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को, फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, ठीक है। फिब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट किया? फिब्रिन में। अब फिब्रिन क्या है? इस तरीके का फाइबर है जो आपस में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की हेल्प से सील कर दिया जाएगा। तो बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर इस तरीके से होगी फिब्रिन की एंट्री और इसको इस तरीके से सील कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ ब्लड सेल्स और ये फिब्रिन प्रोटीन मिलकर के क्या बना लेंगे बेटा? तो ये बना लेंगे ब्लड क्लॉट। समझ पा रहे हो? और जब ब्लड क्लॉट बन गया, इंजरी सील हो गई, तो क्या होगा? जो लॉस ऑफ ब्लड है वो ब्लड वेसल से होना बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इतना समझ पा रहे हो? ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो बॉडी के अंदर कोगुलेट क्यों नहीं करता है? जब इंजरी होती है तब ही क्यों कोगुलेट करता है? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा कि बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं करता है? तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन बॉडी, और उस नेचुरल एंटीकोगुलेंट का क्या नाम है? हिपैरिन। क्या नाम है बेटा? हिपैरिन। इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है जब तक कि कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है। अब हिपैरिन की तरह ही एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट तैयार किया गया। कैसा? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट तैयार किया गया, और इसको बेटा ब्लड बैंक्स में यूज़ किया जाता है। किसमें? ब्लड बैंक में, जहाँ पर ब्लड स्टोर करते हैं। और इसका क्या नाम है? EDTA, ठीक है, EDTA। अब एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, और पूछा जाता है कि जैसे हमारी बॉडी में हिपैरिन है, क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ऐसे ही बेटा एक फेमस एग्जांपल है लीच का, जो कि कॉमनली हम उसको कैटल लीच भी बोलते हैं।
कैटल समझते हो ना, जो हमारे जैसे कि काउज और बफेलोज। तो बेटा ये जब पानी में जाते हैं, सपोज किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, तो वाटर बॉडी में एक एनालिट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है हेरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, और कॉमनली उसको कैटल लीच बोलते हैं या फिर लीच बोलते हैं, हिंदी में जोंक बोलते हैं, ठीक है। और उसका नेचर क्या होता है कि जब भी वो कैटल उस वाटर बॉडी में गया या इवन ह्यूमन उस वाटर बॉडी में गया, तो वो यहाँ पर हमारी बॉडी की सरफेस पर चिपक जाती है और बॉडी से ब्लड को सक करती है। और अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही हमारी ब्लड वेसल रप्चर होंगी तो उनका नेचर क्या है, क्लॉटिंग करना। लेकिन लीच में ऐसा क्या है कि वो हमारी ब्लड वेसल को रप्चर भी कर रही है, लगातार ब्लड भी खींच रही है, और फिर भी बॉडी में कोआगुलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो जो लीच है उसका जूलॉजिकल नेम हेरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, और वहीं से उठाया गया ये नाम कि लीच एक टाइप का नेचुरल एंटी कोआगुलेंट रिलीज करती है जिसका नाम है हेरोडिन। क्या नाम है? हेरोडिन। और उसी एंटी कोआगुलेंट की वजह से ये जो ब्लड जहाँ से वो सक कर रही है वहाँ पर कोई भी कोआगुलेशन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे लिखो, एंटी कोआगुलेंट फाउंड इन लीच। इन लीच क्या नाम है बेटा? हेरोडिन, ठीक है। इसी वजह से वो कंटिन्यूअसली क्या कर सकती है, ब्लड को सक कर सकती है, और वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई क्लॉटिंग ट्रिगर नहीं होती है। तो ये किसके बारे में था? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। सिंपली आपको इस पाथवे को याद रखना है, और यहाँ पर ये याद रखना है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होगा तो तुमको यहाँ पर कैल्शियम आयंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरह याद रखना पड़ेगा। और ये भी याद रखना है कि सिग्नल इंजर्ड टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों से आता है, और दोनों ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, इधर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और इधर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोकाइनेज में, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फाइनली फिब्रिन में बदलेगा। फिब्रिन फाइबर्स हैं जो इस तरीके से अरेंज होंगे और इनको सील कर दिया जाएगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की हेल्प से, और प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। इस जाल में फंस जाएंगी कौन? हमारी ब्लड की सेल्स, और दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? ब्लड क्लॉट बना लेंगे। समझ पा रहे हो इतना? तो ये हुआ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं लिम्फ, ठीक है। जब स्टार्टिंग में हमने कहा कि बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं, तो हमने कहा कि जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में, इंक्लूडिंग ब्लड एंड लिम्फ। तो अभी तक हमने किसका डिस्कशन किया? ब्लड के बारे में डिस्कस किया। अब हम किस पर शिफ्ट कर रहे हैं? लिम्फ पर। अब बेटा लिम्फ क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करो कि आखिर लिम्फ क्या है। सपोज ये है बेटा हमारा टिश्यू, ठीक है, बॉडी टिश्यू, और ये है ब्लड वेसल, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी का टिश्यू है और उसमें प्रेजेंट सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई कौन कर रहा है? ब्लड। और ब्लड किस में बहता है हमारी बॉडी में? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनसाइड द ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है बेटा, और ये क्या है? टिश्यू है। तो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में भी ये पढ़ रहे थे कि टिश्यूज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं वो ब्लड को दे देते हैं, और ब्लड क्या ला रहा है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा ना? क्या हो रहा होगा? एक्सचेंज। तो इधर ध्यान दो, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर गया, ठीक है, और ये क्या लाया? ऑक्सीजन, और लाया न्यूट्रिएंट्स। क्या लाया? न्यूट्रिएंट्स।
इसको ऑक्सीजन दिया और दिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जब ये एक्सचेंज हो रहा था बच्चों, जब ये एक्सचेंज हो रहा था तो कुछ चीज़ें इन दोनों के बीच में छूट जाती हैं, इन दोनों के बीच में क्या होती हैं, छूट जाती हैं। तो ये जो मिडिल पार्ट है किसके बीच में, ब्लड वेसल और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में, इसी को कहते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। यही पार्ट क्या है बेटा, लिम्फ है, ठीक है, लिम्फ। अब देखो जो स्पेस किन्हीं दो सेल्स या दो टिश्यूज़ के बीच में होगा उनको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है और इसी स्पेस में प्रेजेंट है लिम्फ। तो लिम्फ को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। अब बेटा यहाँ पे ये लिम्फ है, तो क्या ये लिम्फ यहीं पड़ा रहेगा, नहीं, इस लिम्फ को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज ओपन होती हैं किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स इसको पहुंचाती हैं लिम्फेटिक डक्ट में, लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक डक्ट से ये पहुंचता है वेना केवा में, और वेना केवा क्या है, वेन है, ठीक है, क्या है, वेन है। और वेना केवा से वापस ये ब्लड वेसल में रिलीज कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो, लिम्फ कभी भी यहाँ पड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, इसको कलेक्ट किया जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू। लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स में ओपन होंगी, ये लिम्फेटिक डक्ट में ओपन होंगी, और लिम्फेटिक डक्ट फाइनली वेना केवा में ओपन होगी। और वेना केवा में क्या होता है बच्चों, तो वेना केवा में होगा ब्लड, ठीक है। तो फाइनली लिम्फ कहाँ पहुँच गया, वापस ब्लड में पहुंच गया। यानी जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बीच में छूट गए थे उनको बर्बाद नहीं जाने देना है, वापस उनको ब्लड में पहुंचाना है। तो ये जो सिस्टम है ना बेटा पूरा, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। समझ पा रहे हो इतना, ठीक है। तो ये हुआ एक जनरल आइडिया। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो। अब हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और सबसे पहले लिम्फ इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। और बेटा यहाँ पे ध्यान दो, टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में है, इसी वजह से लिम्फ को क्या बोलते हैं, मिडिल मैन। क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल मैन, ठीक है, मिडिल मैन भी बोल देंगे इसको। अब देखो बेटा टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो लिम्फ से होकर के जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर से इधर जा रही है तो लिम्फ को क्रॉस करके जा रही है। समझ पा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स इधर से इधर लिम्फ को क्रॉस करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फ के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज जो भी हो रहा है अकर्स किसके बीच में, बिटवीन टिश्यू और एंड ब्लड। एक्सचेंज अकर्स बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड थ्रो, किसके द्वारा होगा, किससे होकर के गुजरेगा, लिम्फ से होकर के, थ्रो लिम्फ, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ, क्योंकि बेटा उसी से होकर के एक्सचेंज हो रहा है और कुछ अमाउंट बीच में छूट जा रहा है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, बाकी भी कुछ अमाउंट चीज़ों के प्रेजेंट हैं, इसी वजह से लिम्फ का कलर बेटा कैसा होता है, कलर इज पेल येलो, ठीक है। कलर कैसा है, पेल येलो है, ठीक है। ये किसके बारे में हुआ, लिम्फ के बारे में। लिम्फ मिडल मैन है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसके थ्रू होकर के क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करें, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करें, किसमें, फाइटिंग करने में, ठीक है। या फिर ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड जैसे कि स्प्लीन हो गया, वो भी किसके अंडर आता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर आता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन होंगे, रेड बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। रेड बोन मैरो क्या है, बताया था हमने कि रेड बोन मैरो कौन सा पार्ट होता है बेटा बोन का, तो इस तरीके से हमने बनाई एक लॉन्ग बोन और इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। तो ये जो बोन के टर्मिनल पार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है रेड बोन मैरो, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है येलो बोन मैरो। समझ पा रहे हो। तो ये जो रेड बोन मैरो है, यहाँ पर होता है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स या फिर ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स यानी कि जो आरबीसीज हैं वो भी यहीं पर बन रही हैं। दूसरी जो हमारी लिम्फोसाइट्स थी जिनको हमने किस में पढ़ा था, ए ग्रैनुलोसाइट्स में, उनका भी प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है बेटा, रेड बोन मैरो में हो रहा है। समझ पा रहे हो इतना। तो देखो यहाँ पर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो रेड बोन मैरो है और जो थाइमस है वो क्या हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स 2 तरीके के हो गए। सबसे पहले प्राइमरी, और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का फंक्शन क्या, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स या फिर ब्लड सेल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स या फिर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, ठीक है। और जो हमारा दूसरा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है थाइमस, वो हेल्प करता है मैचुरेशन में, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। किस में हेल्प करेगा, मैचुरेशन में। तो अब यहाँ पर ज़रा डिवाइड कर लेते हैं कि कौन प्रोडक्शन करेगा और कौन मैचुरेशन करेगा। तो यहाँ पर बेटा देखो, सबसे पहला रेड बोन मैरो, और यहाँ पर बनेंगी लिम्फोसाइट्स। अब हम यहाँ पर ब्लड सेल्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में यहाँ पर मेनली किसकी बात करेंगे, लिम्फोसाइट्स की। लेकिन तुम याद रखोगे कि रेड बोन मैरो में आरबीसीज भी बनती हैं, ब्लड सेल्स भी बनती हैं, ठीक है। हीमोपोइसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो प्रोसेस क्या बोल देंगे, हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस। तो यहाँ पर हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम रेड बोन मैरो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्पेशली लिम्फोसाइट्स की ही बात करेंगे बेटा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हमने कितने टाइप्स की पढ़ी थी, 2 टाइप्स की,
बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो जो रेड बोन मैरो है बेटा, ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स और प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये उठती है कि ये जो बी सेल्स हैं, एक बार इनका प्रोडक्शन हो गया तो इन्हें फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैचुरेशन इनका भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग, रिजेक्शन, एक्सेप्शन इस तरीके की किसी भी प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। जबकि अगर बात करें टी सेल्स की, तो जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम होता है ना बेटा, बिल्कुल ऐसे टी सेल्स का एग्ज़ाम होता है। कहाँ पर, थाइमस में। वहाँ पर चेक किया जाता है कि ये जो टी सेल्स हैं ये कैसी हैं, कहीं अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट में तो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं कर रही हैं। तो वहाँ पर इनका एक प्रॉपर एग्ज़ाम होता है और सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी टी सेल्स आगे ब्लड में रिलीज़ की जाएगी, प्लाज्मा में रिलीज़ की जाएगी फॉर द फाइटिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक पहला ऑर्गन हमने लिखा बेटा रेड बोन मैरो, और यहाँ पर बेटा दूसरा जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको हम लिखेंगे थाइमस। ठीक है, थाइमस। मैचुरेशन दोनों सेल्स का होगा, बी सेल और टी सेल का, लेकिन टी सेल को स्पेशली एक एग्जामिनेशन के लिए थाइमस में जाना होगा, जहाँ पर उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन होगा और सिलेक्ट किया जाएगा कि तुम सेलेक्ट हो और तुम रिजेक्टेड हो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर बेटा थाइमस में होता है ट्रेनिंग एंड मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये हुआ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। अब चलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे। ठीक है, तो बताते हैं हम आपको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बेटा जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्फ नोड्स। क्या पढ़ते हैं? लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो ज़रा पहले वाली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं जो हमने यहाँ ये लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा। ठीक है, यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट और फाइनली कहाँ पहुँच गए? ब्लड में। किसके थ्रू? वेना कैवा के थ्रू। तो बेटा जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, अब हम इन लिम्फेटिक वेसल्स को यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। देखो इस तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स हैं। सपोज ये है लिम्फेटिक वेसल और ये लिम्फेटिक वेसल, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेशियस प्लेस होता है। ठीक है, कैसा? स्पेशियस प्लेस। तो सपोज यहाँ पर किसको पहचाना? किसी पैथोजन को पहचाना। ठीक है, किसने? इम्यून सेल्स ने। तो इसको पकड़कर यहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जगह है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों ले जाएंगे? जिससे कि यहाँ पर इम्यून फाइटिंग आसानी से हो सके, और एक ही इम्यून सेल होगी ना जो किसको पहचानेगी? पैथोजन को, और यहाँ पर जा कर के ये अपने जैसी कई इम्यून सेल्स को और रिक्रूट करेगी। समझ पा रहे हो? जैसे कि तुम्हारी किसी से झगड़ा हो गया, तुम्हारी लड़ाई हो गई, अब तुमने क्या कहा कि आज मैं तुमको मारूंगा, तुम्हारे साथ फाइटिंग करूंगा, और तुमने अपने 4 दोस्तों को फ़ोन किया कि आजा भाई आजा, आज इसको मारना है। ठीक है, तो जो तुमने 4 भाई बुलाए हैं उन भाइयों के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है लिम्फ नोड, थोड़ा सा स्पेशियस प्लेस जहाँ पर इम्यून सेल किसी भी पैथोजन को पकड़ करके ले जाएगी और अपने जैसी कई अदर सेल्स को रिक्रूट करेगी, और यहाँ पर होगी इम्यून फाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि लिम्फेटिक वेसल और ये लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड
प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पार्ट क्या है बेटा कि यहाँ पर होगी इम्यून फाइटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में एक पॉइंट, दे आर प्रेजेंट between lymphatic vessels, ठीक है, lymphatic vessels। अब बेटा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसा कि पहले बताया कि यहाँ पर लिम्फ नोड में क्या होगा, इम्यून फाइटिंग होगी बेटा, ठीक है, इम्यून फाइटिंग occurs, immune fighting occurs, ठीक है। अब इम्यून फाइटिंग किसके साथ होगी, यानी कि किसी पैथोजन को क्या किया है, इसने पहचाना है और उसको ये किल करेगा, कौन, इम्यून सेल। तो जब किसी पैथोजन को किल करेंगे तो उसकी सेल भी तो मरेगी, और जब इम्यून सेल फाइट कर रही होती है तो लड़ते लड़ते इम्यून सेल्स की भी डेथ हो जाती है। जैसे कि पहले की क्लास में तुम्हें बताया कि जब कहीं पर भी कोई फोड़ा फुंसी या फिर कोई चोट लगती है तो वहाँ पर क्या निकलता है, पस निकलता है। तो वहाँ पर जैसे ही तुम्हारी स्किन में कोई स्क्रैच आया तो कौन घुसना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन। तो उससे फाइट करने के लिए WBCs आती हैं, और WBCs का कलर कैसा, वाइट, कोई दूसरा कलर उनमें नहीं है, समझ पा रहे हो। तो WBC जब उससे फाइट करते करते उस साइट ऑफ इंजरी पर उनकी डेथ हो जाती है तो वो वहीं पर इकट्ठा हो जाती हैं और वो पस की फॉर्म में क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। ऐसे ही जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर जब इम्यून फाइटिंग चल रही होगी तो वहाँ पर भी तो इम्यून सेल्स और जो पैथोजन है उसकी सेल क्या होगी, वहाँ पर किल की जाएगी, दोनों की डेथ होगी। तो वहाँ पर एक डेब्रिस इकट्ठा होगा, डेब्रिस मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किलिंग ऑफ पैथोजन, और क्या होगा, रिमूवल ऑफ पैथोजन और रिमूवल ऑफ सेल्यूलर डेब्रिस, ठीक है, रिमूवल ऑफ पैथोजन एंड सेल्यूलर डेब्रिस, यानी कि सेल्स का बना हुआ जो भी कूड़ा कचरा है। अब एक पॉइंट ये आता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं इवन ये कैंसर सेल्स को भी क्या कर सकते हैं, पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। कैंसर सेल्स क्या होते हैं, अब कैंसर सेल्स वो हैं जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, समझ पा रहे हो। नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स हैं उन्हें बाहर से एक सिग्नल की ज़रूरत होती है, किसके लिए, डिवाइड करने के लिए। जब उन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तभी वो डिवीज़न शो करते हैं, और एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद वाया एपोप्टोसिस उनकी डेथ हो जाती है, समझ पा रहे हो। लेकिन जब कोई भी सेल अपनी इन दो प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर दे, यानी कि वो बिना किसी सिग्नल के डिवाइड पे डिवाइड किए जा रही है और मर नहीं रही है, यानी कि एपोप्टोसिस नहीं हो रही है, तो ऐसी सेल्स को क्या बोल देंगे, कैंसर सेल्स। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं बेटा ये कैंसर सेल्स को भी पहचानते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इवन कैंसर सेल्स, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर होगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ ही यहाँ पर होंगी एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, इम्यून प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो किस में हेल्प करती हैं, इम्यून फाइटिंग में हेल्प करती हैं। और होंगी मैक्रोफाजेस, ये भी इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस। तो ये किसके बारे में हमने बात की, ये बात की लिम्फ नोड्स के बारे में। अब हम अपना दूसरा ऑर्गन पढ़ने चल रहे हैं। कौन सा दूसरा ऑर्गन, जिसका नाम है स्प्लीन। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो, स्प्लीन
कुछ अलग से नहीं है, ये भी एक लिम्फ नोड है, लेकिन ये बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फ नोड है, इसी वजह से हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो स्प्लीन के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि ये कैसा है बेटा, ये बीन शेप है और ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट नियर डायफ्राम। डायफ्राम हमने कहाँ पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। समझ पा रहे हो? डायफ्राम के पास प्रेजेंट है। और जब हम आरबीसी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि ये जो स्प्लीन है वो क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इसी को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड बैंक है किसका, बॉडी का, और ग्रेवयार्ड है किसका बेटा, तो आरबीसी का, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज अपनी 120 दिन की लाइफ कंप्लीट करने के बाद स्प्लीन में ही आकर के डिस्ट्रॉय होती हैं या फिर डिस्ट्रक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा ब्लड और लिम्फ। समझ पा रहे हैं? तो अब हमने बॉडी फ्लूइड्स वाले पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। अब हम सर्कुलेशन पे शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ जनरल सर्कुलेशंस के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर किन किन टाइप्स के सर्कुलेशंस पाए जाते हैं, और फिर हम शिफ्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेशन पर और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस पे अब बात करेंगे सर्कुलेशन की। तो बेसिकली हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा बेटा तो क्या पढ़ा कि सर्कुलेशन बेसिकली दो तरह के थे, एक था ओपन और दूसरा था क्लोज। ओपन में क्या था कि कोई भी क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड था वो फ्लो नहीं हो रहा था, डायरेक्ट ओपन साइनस से निकल कर डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ के कांटेक्ट में था। लेकिन जब बात की थी हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि एक क्लोज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल बोल रहे हैं। तो जब क्लोज सर्कुलेशन के अंदर आएंगे बेटा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हार्ट होते हैं वो 3 तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के। पहला है बेटा 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा हमारा कौन सा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। और जो तीसरा टाइप ऑफ हार्ट है वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जो कि हम लोगों के पास है, यानी कि ह्यूमन के पास। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट को, जो कि पाया जाता है फिशेस में। किस में बेटा, फिशेस में। 2 चैम्बर्ड हार्ट में होंगे 2 चैम्बर, एक होगा एट्रियम, एक होगा एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल। समझ पा रहे हो? तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि फिशेस में किस तरीके से सर्कुलेशन होने वाला है। तो बेटा फिशेस कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं, और वो ऑक्सीजन किस तरीके से अपनी बॉडी में लेती हैं, तो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी उनको गिल्स की हेल्प से अपनी बॉडी में इनहेल करती हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बाहर वाटर होगा और वाटर में होगी डिज़ोल्व ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो? ये वाटर किसके कांटेक्ट में आया, गिल्स के कांटेक्ट में, जिसमें क्या था, ऑक्सीजन था बेटा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को खींच लिया गया। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि गिल्स की जो कैपिलरी बेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया गया और ये डायरेक्ट बॉडी के टिश्यूज़ में जाएगी। ये देखो इस तरीके से बॉडी के टिश्यूज़ में गया। कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई, टिश्यूज़ ने ले ली और ब्लड को क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ब्लड आएगा बॉडी ऑर्गन्स से। कैसा ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ पहुँचेगा? हार्ट में पहुँचेगा। हार्ट में कितने चैम्बर? 2। समझ पा रहे हो? यानी कि हार्ट में जो ब्लड पहुँच रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। यानी जो फिशेस का हार्ट है 2 चैम्बर्ड, उसमें कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है। समझ पा रहे हो? बॉडी से कलेक्ट होके ब्लड कहाँ पहुंचा? हार्ट में। कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। और अब ये वापस गिल्स में जाएगा और बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर ज़रा ध्यान दो कि किस तरीके से होगा। फिशेस के केस में हम पढ़ते हैं गिल्स, और ये रिसीव करते हैं वाटर से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को। ठीक है? वाटर के साथ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ आती है बेटा? गिल्स में। ठीक है? और गिल्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है? बॉडी ऑर्गन्स। तो बेटा इधर ध्यान दो, जब बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा तो यहाँ पर क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो ले ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी। किसको? ब्लड को। समझ पा रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई। तो अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है? हार्ट में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? हार्ट में। और हार्ट से वापस पंप कर दिया जाता है गिल्स में। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? तो देखो, जो हमारा हार्ट है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। लेकिन अगर फिशेस की बात करें तो गिल से ऑक्सीजन लिया, बॉडी ऑर्गन्स के पास गए, उनको ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वापस पहुँचे हार्ट के पास और हार्ट ने पंप कर दिया उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो गई। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हार्ट है ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि देखो, सिर्फ एक ही तरह की साइकिल चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कहीं और गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर इधर गया। सीधा एक सिंपल सिंगल सर्कुलेशन है। चैम्बर्स कितने हैं? 2 चैम्बर्स हैं। सर्कुलेशन कैसा है? सिंपल है और एक ही साइकिल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। यानी कि फिशेस में कैसा सर्कुलेशन होता है बेटा? तो याद रखो, सिंगल सर्कुलेशन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फिशेस का जो हार्ट होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। समझ पा रहे हो? तो ये हुआ किसके बारे में? फिशेस के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट पे। 3 चैम्बर्ड हार्ट पे तो 3 चैम्बर कौन कौन से होने वाले हैं? 2 एट्रिया होंगे लेकिन वेंट्रिकल एक ही होगा। 2 एट्रिया होंगे लेकिन वेंट्रिकल एक ही होगा। समझ पा रहे हो? वहाँ पर वो सिस्टम किस में पाया जा रहा था? फिशेस में। लेकिन ये यहाँ पर होगा एम्फीबिया में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ठीक है? लेकिन रेप्टाइल्स में कौन? क्रोकोडाइल्स को छोड़ करके। रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। ठीक है?
क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझ पा रहे हो? तो अब चलते हैं और देखते हैं कि 3 चैम्बर्स किस तरह से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग किस तरीके से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो लंग्स या फिर अपनी स्किन के थ्रू। और तीसरा हमने और पढ़ा बकोफेरेंजियल। ठीक है, तो लंग्स स्किन के थ्रू क्या खींचेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन गई ब्लड में, कहाँ गई, ब्लड में गई, और ये हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो इस साइड में गया, यहाँ गया और यहाँ पहुँचा। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, राइट एट्रियम। और सिंगल वेंट्रिकल है। समझ पा रहे हो? वेंट्रिकल कैसा है, सिंगल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, फिर यहाँ से वेंट्रिकल से पंप होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, बॉडी के पास। कहाँ पहुँचता है, बॉडी के पास पहुँचा। बॉडी में ऑक्सीजन को ले लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया गया। अब ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहाँ पहुँचेगा, राइट एट्रियम में। समझ पा रहे हो? और राइट एट्रियम से भी यहाँ वेंट्रिकल में, जबकि लेफ्ट एट्रियम से भी इसी वेंट्रिकल में। तो ज़रा बेटा यहाँ पर इसको अलग से समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। स्किन या फिर लंग्स, स्किन या लंग्स थे बेटा। ठीक है, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए। यहाँ से क्या कैप्चर करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर अपन बनाएंगे हार्ट। ये अपन ने बनाया हार्ट, और ये बनाए 3 चैम्बर। ठीक है, ये अपन ने 3 चैम्बर बनाए। इसको लिखा लेफ्ट एट्रिया, इसको लिखा राइट एट्रिया, और ये बेचारा अकेला वेंट्रिकल। समझ पा रहे हो? अब ज़रा इधर ध्यान दो। ठीक है, लंग से लेकर के चलते हैं ऑक्सीजन, कहाँ पहुँचाते हैं, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ गया। ठीक है, अब नीचे हम बनाएंगे बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ है बेटा बॉडी के ऑर्गन्स, यहाँ बॉडी ऑर्गन्स हैं, और इनके पास लेकर के जाएंगे। तो देखो बेटा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला ये गया, कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स के पास। ये किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पाथवे की। यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया गया, O2 इन्होंने ले लिया, और इधर वापस कर दिया CO2। ठीक है, अब डिफरेंट कलर से बनाएंगे। अब बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पहुँचा, कहाँ, राइट एट्रिया में पहुँचा। ठीक है, और ये भी आया किधर, इधर, और वापस ये वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचेगा, बाहर। ये वापस बेटा, ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो पंप होके बाहर गया, और इसने रिलीज कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हो इसको? तो अब ज़रा सा ध्यान दो, एट्रिया तो अलग अलग हैं, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है। समझ पा रहे हो? लेकिन जब ये भी इसी वेंट्रिकल में और ये भी इसी वेंट्रिकल में, तो जब वेंट्रिकल की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेंट्रिकल में होता है मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। समझ पा रहे हो? तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर और यहाँ पर एक साथ सर्कुलेशन होगा।
कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड स्किन या फिर लंग्स में। जो इधर गया वो ऑक्सीजन लेके आ जाएगा, जो इधर गया वो ऑक्सीजन दे के आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो सर्कुलेशन ना तो सिंगल है ना ही डबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का सर्कुलेशन कैसा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस टाइप का सर्कुलेशन कैसा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ पा रहे हो? क्योंकि ना ये सिंगल ही लग रहा है ना ही डबल लग रहा है, क्योंकि सारा ब्लड मिक्स है और एक ही वेंट्रिकल है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इधर भी ब्लड जा रहा है और इधर भी ब्लड जा रहा है। तो यहाँ जा रहा है वो ऑक्सीजन लेके वापस, जो इधर जा रहा है वो ऑक्सीजन दे के वापस। समझ पा रहे हो? ये किसका केस हो गया? ये हो गया एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का। और रेप्टाइल्स में किसको छोड़ देंगे? क्रोकोडाइल्स को छोड़ देंगे। तो ये केस हुआ 3 चैम्बर्ड हार्ट का। समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट पे चलते हैं और बात करेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हार्ट में 4 चैम्बर होंगे, दोनों एट्रिया अलग, दोनों वेंट्रिकल अलग। नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि किसके पास है? बर्ड्स के पास है, मैमल्स के पास है और क्रोकोडाइल्स के पास है। ठीक है, यहाँ पर होंगे 4 चैम्बर, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल्स। और ये किसके पास होगा बच्चों? ये होगा बर्ड्स के पास, मैमल्स के पास और क्रोकोडाइल्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 चैम्बर होंगे। यहाँ पर बनाते हैं अपन 4 चैम्बर इस तरीके से, 2 चैम्बर ऐसा, 2 चैम्बर ऐसा। ठीक है, जब हम अभी ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जब 4 चैम्बर की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लंग्स। हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। और नीचे हो गए हमारे बॉडी ऑर्गन्स। क्या होंगे? बॉडी ऑर्गन्स होंगे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, फिर से यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ से लंग से क्या की? कैप्चर ऑक्सीजन। ठीक है, लंग से ऑक्सीजन कैप्चर की। कहाँ पहुँचे? लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया। ये यहाँ पर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंचता है बॉडी ऑर्गन्स में। कहाँ पहुंचता है? बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचा। ये है बॉडी ऑर्गन्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स को दे दी जाएगी। बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे दी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो। ठीक है, जब बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे दी और इनसे क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और पहुँचे इसको लेकर के राइट एट्रिया में। कहाँ पहुँचे? राइट एट्रिया में पहुँचे। और राइट एट्रिया की बात करें तो इस साइड में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुँचा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में। ये इस तरीके से समझ पा रहे हो? बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में पहुंचा, वहाँ से वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल के थ्रू पंप कर दिया गया लंग्स में, दोबारा से ऑक्सीजन लाने के लिए। समझ पा रहे हो? ये ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं,
लेकर के आ रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो चारों चैम्बर्स अलग अलग हैं, कहीं पर कोई भी मिक्सिंग नहीं है किसकी, ब्लड की। तो अगर बात करें कि जो 4 चैम्बर्ड वाले एनिमल्स हैं उनका जो राइट साइड होता है हार्ट का, ठीक है, जो राइट साइड है उसमें ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, और जो लेफ्ट साइड है उसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। समझ पा रहे हो इतना? तो ये देखो एक सर्कुलेशन ये हो गया, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन लंग्स में जा रहा है, और लंग्स का नाम क्या होता है, पल्मोन्स और हार्ट। लंग्स और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन है बोल देंगे बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के बीच में है, यानी कि हमारे सिस्टम के बीच में है, तो इसको बोल देंगे बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ पा रहे हो इतना? तो देखो एक सर्कुलेटरी सिस्टम ये, एक सर्कुलेटरी सिस्टम ये, पूरा का पूरा कंप्लीट है, कहीं पर भी कोई मिक्सिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोल देंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है ना सबको यहाँ तक कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है डिफरेंट टाइप्स के, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जिसमें 2 चैम्बर का हार्ट, 3 चैम्बर का हार्ट और 4 चैम्बर का हार्ट, जो 2 चैम्बर्ड है वो कम्प्लीटली सिंगल है, वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई मिक्सिंग नहीं, ठीक है। लेकिन जो 3 चैम्बर है ना तो वो सिंगल है ना ही वो डबल है, इसीलिए बोल दिया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और जो 4 चैम्बर का हार्ट है बेटा उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, एक सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में है, एक सर्कुलेशन हार्ट और सिस्टम के बीच में है, यानी कि सर्कुलेशन कैसा है, कंप्लीट है। और सर्कुलेशन कितने हैं, 2 हैं, यानी कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ जनरल हार्ट के टाइप्स को, जिसमें कि 2, 3 और 4 चैम्बर थे। अब हम शिफ्ट करेंगे प्रॉपर ह्यूमन सर्कुलेशन पर, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।